नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, मनेर के खासपुर में पुलिस पर हमला किया गया है। विवाद सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी। हमलावरों ने पुलिस पर रोड़ेबाजी की। आरजेडी नेता और समर्थकों पर आरोप है कि पुलिस के साथ हाथापाई किया है। दारोगा की वर्दी फाड़ने का भी आरोप लगा है। पुलिस जीप पर जमकर रोड़े बरसाए गए। हमले में पुलिस जीप क्षतिग्रस्त हो गई। सब इंस्पेक्टर जख्मी बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मनेर पुलिस पर हमले की खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। पुलिस के साथ हाथापाई की खबर है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। मनेर के खासपुर में पुलिस पर हमला हुआ। दरअसल एक विवाद सुलझाने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और इसी दौरान इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। सवाल यही है कि कब तक पुलिस कर्मियों पर इस तरह से बिहार में हमले होते रहेंगे। तो मनेर में पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिस के साथ हाथापाई की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मनेर के खासपुर में पुलिस पर हमला हुआ। चाहे वारदात किसी भी तरह की क्यों ना हो, जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो बिहार पुलिस ही पिट जाती है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। क्या कुछ जानकारी है अमरजीत, ये बताइए कि पुलिस टीम पर किसने हमला किया, क्या उन लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है? देखिए, 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इन पर एफआईआर भी किया गया है। 40 से 50 लोगों को नामजद भी किया गया है। और इसमें जिस तरह से दानापुर एएसपी और एसडीएम दानापुर ने बताया है कि इसमें रंजीत कुमार और 3 सशस्त्र बल जो होम गार्ड के जवान थे वो घायल हुए हैं। और इसमें पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जय कुमार निराला जो कि राजद नेता भी है और इनके साथ जो है इसका एक बेटा है वो गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा और जो है 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जय कुमार निराला, शिबू यादव है, हरेंद्र कुमार है, निशांत कुमार है और सुमेर यादव, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और भी लोगों के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और जो इस मामले में शामिल थे सभी को जो है नामजद भी किया गया है और कुछ अज्ञात का भी नाम दिया गया है। और फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। जो रंजीत कुमार हैं जो एसआई, उनका भी पूरा वर्दी फट गया और जो है उनका जो जैकेट है वो फट गया और घायल भी हुए हैं, चोटें भी लगी है। और जो होमगार्ड के जवान हैं उनको भी चोटें लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। मनेर में पुलिस पर हमले की खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। कटिहार से आपको बड़ी खबर बताएं, वन विभाग की टीम पर हमले का मामला सामने आया है। 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वन विभाग की टीम पर हमला हुआ। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। पुलिसकर्मियों को जलाने की कोशिश तक की गई। आरा मिल के खिलाफ कार्रवाई के दौरान यह हमला हुआ। सोमवार को यह हमला हुआ था। तो देखिए, लगातार पुलिस वालों पर हमले की खबर सामने आ रही है। और इसी बीच सोमवार के दिन को अगर याद कर ली तो उस दिन वन विभाग की टीम पर हमला हुआ और न सिर्फ उन पर हमला किया गया बल्कि पुलिस वालों को जलाने तक की कोशिश की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कटिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस सिलसिले में 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही साथ 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन सवाल तो यही है कि इतनी हिम्मत आती कहां से? पुलिस जिनके कंधों पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो अपराधियों को पकड़ते हैं, उन पर एक्शन लेते हैं, अगर वो ही पिट जाए तो सवाल उठने लाजमी है। बार बार इस तरह की घटना सामने आती है। कभी उनकी गाड़ियों को तोड़ा जाता है, कभी उनको पीटा जाता है, कभी उनकी वर्दी फाड़ी जाती है। तो ये तस्वीरें हम आपको कटिहार से दिखा रहे हैं। सोमवार की ये घटना है जिस दिन वन विभाग की टीम जब अवैध आरा मिल के ऊपर कार्रवाई करने पहुंची तो वो ही पिट गए। और इसके बाद आरा मिल खोल लिए थे। फिर जैसे निकल रहे थे, इसके बाद वो लोग एकदम पब्लिक मूवमेंट हो गया वहाँ पे और फिर सब मतलब फेंकने लगे डंटा वंटा, फिर वर्दी उर्दी खींचने लगे और मतलब अभद्र व्यवहार किया गया। महेशवा गांव में अवैध मोहम्मद इब्राहिम के अवैध आरा मिल के जांच करने एवं उससे कागजात मांगने के क्रम में उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और उसके बाद मेरे द्वारा अपने सहकर्मी को निर्देशित किया गया कि आप अवैध आरा मिल को उखाड़िए। तो पहले बात सुन।
अरे खाना से रोक। तो कटिहार की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वन विभाग की टीम पर हमला हुआ था। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगी। सोमवार के दिन की ये घटना बताई जा रही है। दरअसल अवैध आरा मिल को लेकर जब पुलिस को सूचना मिली तो इसी के आधार पर वन विभाग की टीम वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी और इसी कार्रवाई के दौरान ये तस्वीरें सामने आई जब पुलिस कर्मियों के ऊपर ही हमला हो गया और ना सिर्फ उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया। अभी आपने पुलिसकर्मी की बात भी सुनी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अभद्र तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया है। और महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरों को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मनगढ़ंत खबरें बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग क्या बोलते हैं, वहीं दूसरे दलों के नेताओं के दावे पर तेजस्वी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गिर रही है तो ऑल इज वेल नहीं है आप लोग के महागठबंधन में। कई तरह के बयान आ रहे हैं कि अब देश में नहीं रहेंगे। कोई फर्क पड़ता है? लोगों का है अपना बाजार चलाते रहना। कुछ चैनलें हैं, कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो उस मानसिकता के हैं, उन लोगों को अनपक्ष रहता है इस बात को लेकर के। कौन क्या बोलता है, कोई अथॉरिटी है? कोई जो भी लोग बयान देते हैं वो लोग अथॉरिटी हैं क्या? तो ये सब बेकार की बात है। और जेडीयू में चल रही खटपट की खबरों के बीच नीतीश कुमार के पुराने साथी और राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ जाना और तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा करना आत्मघाती कदम था। जेडीयू अब समाप्त हो रही है और नीतीश कुमार की साख भी खत्म हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब भी अगर नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन खत्म करने की घोषणा करें तो एनडीए में अगर शामिल होना चाहें तो इस पर फैसला बीजेपी को लेना है, लेकिन वो नीतीश कुमार के लिए पैरवी जरूर कर सकते हैं। उस समय कही थी, अब सारी चीजें साफ साफ दिखने लगी है, प्रमाणित होने लगी है। हम तो उसी वक्त कहते थे कि आरजेडी के साथ जाकर तेजस्वी के नाम की घोषणा नीतीश जी के द्वारा किया जाना आत्मघाती कदम है। आज साबित हो रहा है कि कैसे आत्मघाती कदम है। जेडीयू अब कहीं का नहीं रहा। नीतीश जी की साख मिट्टी में मिल गई इन लोगों के कारण। बैक आते हैं एनडीए में? नहीं, एनडीए में आते हैं तो एनडीए में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और लगातार बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा है, संबंध रहा है, तो फैसला बीजेपी के नेताओं को लेना है। इसमें हम अपनी ओर से कोई टिप्पणी करें या फिर उनको मदद करेंगे कि अपनी गलती सुधार करके आ जाए? नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें, उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए पैरवी हम जरूर कर देंगे। और नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। सत्ताधारी दलों के नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को अपनी जनता करने की नसीहत दी है तो बीजेपी ने कुशवाहा के बयान का समर्थन किया है। अपनी पार्टी और अपने आप को देखें कि वो कहां पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो उनके पिच पर जाकर के खेलना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही है। और जिस तरह की राजनीति के चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी ने उनको फंसाया है, उसके बाद से वो बेचैनी में है, बौखलाहट में है। वर्षों जिसका विरोध करते रहे, आज आप उसी की गोदी में बैठे हैं। और गोदी में नहीं बैठे हैं, आप अपने आप को मान रहे हैं कि गोदी में बैठे हैं। सच्चाई ये है कि आप उनके राजनीतिक दरबार की दरबानी कर रहे हैं। और ये काम लालू प्रसाद यादव के साथ जाना जनता दल यूनाइटेड की ताबूत में अंतिम कील है। उपेंद्र कुशवाहा जी खुद कहां के हैं पहले ये बता दें। जदयू कहीं की नहीं रहेगी, राजद कहीं का नहीं रहेगा, मतलब ये उपेंद्र कुशवाहा जी को ये बात बोलनी चाहिए। खुद कहां के हैं, उनकी पार्टी कहां है, कौन है उपेंद्र कुशवाहा, कौन पूछ रहा है बिहार में? पहले अपना राजनीतिक अस्तित्व देख ले, बाद में किसी और पर सवाल उठाएंगे। हमारी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, नाम में ही यूनाइटेड है। आज तक बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी पार्टियों ने साजिशें रची, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हमारी पार्टी आज भी मजबूती से अपनी विचारधारा पर और अपने नेता के नेतृत्व में काम कर रही है। महागठबंधन और अब इंडिया अलायंस का स्वरूप भी
नीतीश कुमार जी ने तैयार किया। अब इससे इतर किस पार्टी के नेता अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से क्या बोलते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाली इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में क्या सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार की प्रमुख पार्टी जेडीयू ही बार बार सवालों में क्यों घिर जाती है? क्यों जेडीयू में ही टूट की खबरों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर अटकलें तेज हो जाती है? मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। मीडिया सूत्रों के जरिए पहले खबर आई कि ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, पर कुछ ही घंटे में ललन ने खुद ऐसी अफवाहों का खंडन कर दिया। वैसे 29 दिसंबर को जेडीयू की होने वाली बड़ी बैठक से पहले कयासों का दौर लगातार जारी है। मेरी जो जानकारी जनता दल के भीतरी सूत्रों से कि 29 तारीख को ललन सिंह जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। बीजेपी के खिलाफ समूचे विपक्ष को गोलबंद करने वाले नीतीश कुमार की खुद की पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है? आखिर जेडीयू के भीतर खींचतान की खबर बार बार क्यों आती रहती है? सवाल यही खड़े होते हैं। सियासी गलियारों में यही चर्चा चलती रही है कि ललन सिंह की लालू यादव के साथ करीबी बढ़ने से नीतीश कुमार नाराज हैं। बिहार की सियासत में मंगलवार को उस वक्त बड़ी हलचल मच गई जब सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। खबर ये भी आई कि ललन सिंह ने मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से खुद को मुक्त किए जाने का आग्रह भी किया। वैसे मंत्री विजय चौधरी के साथ ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से भी ऐसी किसी खबर का खंडन किया गया। बात ही जब बेसिर पैर की है, जिस बात की वो सच्चाई से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, जब पार्टी को कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में क्या बता। 3 दिन पहले ही 23 दिसंबर को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ललन के इस्तीफे का दावा किया था, जिस पर ललन सिंह ने पलटवार किया था। मुझे तो जो अधिकृत जानकारी है उसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 29 तारीख को ललन जी निश्चित तौर पर हटेंगे और कोई भी नया व्यक्ति बनेगा। नीतीश जी से सुशील मोदी का बहुत नजदीकी रिश्ता रहा होगा, तो नीतीश जी का बात भी सुशील मोदी जान रहे हैं। वो ज्योतिष नहीं है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल। जानकारी के लिए बता दें कि 2010 में बिहार जेडीयू अध्यक्ष रहते ललन सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जबकि 2013 में जेडीयू ने उनकी लोकसभा सदस्यता तक रद्द करने की मांग की थी। और फरवरी 2015 में तो जीतन राम मांझी कैबिनेट से ललन सिंह बर्खास्त भी किए गए थे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में 29 दिसंबर को होने जा रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। बैठक के साथ ही जेडीयू लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेगा, पर ललन सिंह के कार्यकलापों को लेकर सवाल जेडीयू के भीतर ही उठ रहे हैं, जिसे लेकर सियासत गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और क्या इंडिया अलायंस की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा? दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद इसके संकेत एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दे दिया है। पवार के बयान पर सहयोगी महागठबंधन के नेता भी सहमति जता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में तीसरी बार वापसी का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाला विपक्षी इंडिया अलायंस लगातार सीट शेयरिंग और एकजुटता की कोशिशों में जुटा है। दिल्ली में अलायंस की बैठक के बाद बिहार में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा होना है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सीटों के तालमेल पर चर्चा भी हुई, पर इन सब के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के लिए पीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुणे में पत्रकारों से बातचीत में पवार ने कहा कि आम चुनाव में इंडिया अलायंस को पीएम फेस की कोई जरूरत नहीं है। इस पर महागठबंधन की ओर से प्रतिक्रिया आरजेडी की ओर से आई है, सुनिए। पीएम का फेस जो भी होगा वर्तमान पीएम से बेहतर होगा। इंडिया गठबंधन में होगा, कई सारे आप देख रहे हैं, लेकिन ये सामूहिकता का जो बात है, जो एकता की बात है,
इसमें विश्वास है, यकीन है, जब चुनाव परिणाम आएंगे तो पीएम फेस तय हो जाए। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी विशाल बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे। साथ ही इंडिया अलायंस पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के साथ समझौता करने का भी आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी ने वहाँ सब असहज महसूस ही कर रहे हैं और गठबंधन का आधार सिर्फ स्वार्थ हो, कुर्सी की लोलुपता हो, धन कमाने की नियत हो, जहां घोटाला, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण का बोलबाला हो, वहां इसी तरह के टकराहट भी होती रहती है। बता दें, 19 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडिया अलायंस दलों की बैठक हुई थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस की ओर से पीएम उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। वैसे शरद पवार 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष के गोल बंद होने का हवाला दे रहे हैं। तब भी विपक्ष की ओर से पीएम पद के लिए किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था और इंदिरा गांधी के खिलाफ जीत दर्ज भी की गई थी। पर मौजूदा हालात बेहद अलग हैं। पीएम मोदी देश ही नहीं, दुनिया भर के लोकप्रिय और शक्तिशाली राजनेताओं में शुमार हैं। ऐसे में शरद पवार के बयान पर सियासत गर्म होना लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और नए साल से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। अब सभी नियोजित टीचर को राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। राज्य की कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है। एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। सरकार के फैसले से गुरुजी जश्न में डूबे हैं। खुशियां मनाई जा रही है। मिठाइयां खिलाई जा रही है। एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया जा रहा है। ये खुशी वर्षों की तपस्या के बाद आई है, तो जोश है, उत्साह है, उमंग है, क्योंकि ये नियोजित शिक्षक अब राज्य कर्मी बन गए हैं। एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी और न्यू ईयर से पहले नीतीश सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। नियोजित शिक्षकों के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। राज्य सरकार की ओर से अब नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक नाम देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पहले तैयार संचिका में आवश्यक बदलाव किया गया है। नियोजित शिक्षकों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा और नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रथम एजेंडा था वो था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसके अंतर्गत जो हमारे आज के दिन में पंचायत में, जिला परिषद में, पंचायत समिति और नगर निकाय में जितने भी हमारे शिक्षक कार्यरत हैं उनको सरकारीकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है और उनको जो नामकरण उनका अब किया गया है। अब सभी इस प्रकार के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नाम रखा जाएगा। राज्य कर्मी का दर्जा मिलने की खबर पाते ही नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर है। सरकार के इस फैसले के बाद बिहार के स्कूलों में जश्न का माहौल है। स्कूल के शिक्षक मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और सरकार को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। नहीं, ये आम शिक्षक जीत गए। आज बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनसे 2005 से हम लोग यह आग्रह कर रहे थे कि हम नियोजित शिक्षकों को आपने बहुत कुछ दिया है, आप हमको अब हमारा आइडेंटिफिकेशन दे दीजिए, हमको राज्यकर्मी बना दीजिए। राज्यकर्मी बना करके उन्होंने एक बार फिर से हम लोगों को 24 में एक बड़ा तोहफा दे दिया है और अभी तो शुरुआत है। सरकार से बहुत धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ कि नियोजित टीचर बहुत मायूस थे, बहुत परेशान थे। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो ट्रांसफ़र को लेके परेशान हो रही थी, दूर दराज जाना पड़ता था। अब हम लोग सहायक टीचर भी कहलाएंगे, बहुत खुशी है। मैं सर्वप्रथम एक कहावत था
कि बच्चे माँ के गोद में बहुत सुरक्षित रहते हैं, उसी कहावत को बिहार सरकार ने चरितार्थ किया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सालों से राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग नए साल के आने से ठीक पहले मिलने की खुशी इन हजारों चेहरे पर यूं ही नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए लंबा आंदोलन और संघर्ष से शिक्षक कर्मी गुजरे हैं। कहा जाता है अंत भला तो सब भला। ऐसे में आने वाला साल नियोजित से शिक्षक कर्मी बनने की खुशी के तौर पर इन्हें मिलने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।